नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यूपी पुलिस के अंदर भारतीय कृषि को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का, ठीक है? तो आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और याद करेंगे, ठीक है? इसके बाद ही एक एमसीक्यू की वीडियो आएगी, उससे अगर आप देख लेंगे तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक 70% कवर हो जाएगा, और जब आप एमसीक्यू की वीडियो देख लोगे तो 100% कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से, ठीक है? अब आगे देखते हैं इसके अंदर जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस तरह स्टैटिक के टॉपिक की कुल 24 क्लासें होंगी, जिसका ये पहली वीडियो है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा है महत्वपूर्ण तथ्य, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे भारत में सिंचाई के तरीके, कृषि के विशेष प्रकार, पांचवा टॉपिक खेती के प्रकार, छठवां जो खेती के प्रकार में ही कर्तन दहन प्रणाली के विभिन्न नामों को पढ़ेंगे, ठीक है? भारत की प्रमुख फसलें पढ़ेंगे, प्रमुख फसलों के जन्म स्थान पढ़ेंगे, कृषि संबंधित क्रांतियाँ पढ़ेंगे, नॉर्मल ई बॉर्लॉग को पढ़ेंगे, MS स्वामीनाथन को पढ़ेंगे, नाबार्ड पढ़ेंगे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान को पढ़ेंगे और विभिन्न योजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 54% हमारे देश की आबादी कृषि या उससे संबंधित कार्यकलापों से जुड़ी हुई है। अभी जो हम आंकड़े पढ़े 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं, 2011 से अब तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है। अभी 2026 में 2026-27 में एक जनगणना हमारी शुरू हो चुकी है, जो कि जिसमें हम घरों की जनगणना के साथ साथ जाति की जनगणना भी करने जा रहे हैं। अभी आपने देखो जाति जनगणना एक राजनीतिक मुद्दा बहुत बना हुआ है। ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बना हुआ है इसको समझ लेते हैं। तो जाति जनगणना से क्या होगा कि हमें सरकार को ये पता लगेगा कि किस जाति के कितने लोग संपन्न हैं, ठीक है, संपन्न है, और किस जाति के कितने लोग पिछड़े हैं। तो सरकार करेगी क्या? जो वर्ग पिछड़ा रह गया, जो वर्ग पीछे रह गया, उस वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और उस वर्ग को आगे लेके आया जाएगा। तो ये जातीय जनगणना से ये आंकड़े हमें मिलते हैं, और जो भी आरक्षण की प्रक्रिया होगी उसमें सुधार किया जाएगा, उसी तरह से आरक्षण वगैरह होगा, ये सब चीज़ें उसी तरीके से सुधार की जाएंगी। और ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को जब जनगणना वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको जान लेंगे। अच्छा, आगे इसको समझते हैं। 54% आबादी कृषि पे जुड़ी हुई है। अब आगे है भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें 51% क्षेत्र में हमारे कृषि होती है, 21% क्षेत्र में पठार है, 24% क्षेत्र में वन अथवा वृक्ष हैं, और 4% क्षेत्र पे चारागाह हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको समझ लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली वनस्पतियां महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर। अब जैसे पहली है जीरोफाइट। जीरोफाइट क्या होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। अब मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में कोई वनस्पति पाई जाती है, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। तो वो वनस्पति कैसे? जब मरुस्थल में आप देखो कोई उपजाऊ मिट्टी तो होती नहीं है, ठीक है? तो वहाँ कैसी वनस्पति पाई जाएगी? जीरो। कैसी पाई जाएगी? जीरो। वहाँ कुछ भी आप अगर कोई बीज बो दोगे तो वो पाया ही नहीं जाएगा, उपजेगा ही नहीं, उपजाऊ मिट्टी है नहीं, तो कैसी पाई जाएगी? जीरो। तो जीरो का मतलब क्या है कि वहाँ जीरोफाइट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? जो भी वनस्पति पाई कैसी होगी? जीरोफाइट। आगे है हाइड्रोफाइट। ये हाइड्रोफाइट क्या होता है? जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति। हाइड्रो आपने सुना होगा, हाइड्रो क्या होता है? आपने सुना होगा हाइड्रेट, डिहाइड्रेट, सुना नहीं सुना? ठीक है, ये क्या होता है? जल की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली। हाइग्रो क्या होता है? अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। और हाइग्रो अधिक आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? जो लोग आर्द्रता नहीं जानते, आर्द्रता का मतलब होता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी, ठीक है, ये क्या होता है? हाइग्रोफाइट होता है। मेसोफाइट क्या होता है? मेसोफाइट का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन या घास पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मेसोफाइट कहते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, नीचे जैसे लिखा हुआ शीतोष्ण क्षेत्र क्या होता है, या शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। बहुत से लोगों की ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है? इस पृथ्वी पे ये विषुवत रेखा गई हुई है, ठीक है? इसके 23 डिग्री पे हमारे ऊपर कर्क रेखा है, नीचे 23 डिग्री पे
मकर रेखा है, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। ये 23 डिग्री, ये 23 डिग्री दक्षिण में है, ये नॉर्थ में हो गया, ठीक है। यहाँ 66 डिग्री में पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी कितना, 66 डिग्री में, ठीक है। ये कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं। जो ये वाला क्षेत्र, पहले इसको आप समझें, जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा, इस क्षेत्र को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि 23 डिग्री साउथ से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ तक का जो इलाका होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, उसे क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। आगे क्या है, आगे है जो ये वाला इलाका है, जो ये वाला इलाका है, ये, ठीक है, या ये वाला इलाका है, इस इलाके को क्या बोलेंगे, इस इलाके को क्या बोलेंगे, जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है, इस इलाके को बोलेंगे शीतोष्ण, ठीक है। और जो ये वाला इलाका है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे, ये बोलेंगे शीत कटबंधी क्षेत्र, क्या बोलेंगे, शीत कटबंधी क्षेत्र। आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूरज की रोशनी रहती है, शीतोष्ण में सूरज की तिरछी किरणें जाती हैं, और शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सूरज की रोशनी ना के बराबर जाती है। अच्छा, आगे अब ये तीन चीज आप जीरोफाइट की ट्रिक से समझ गए होंगे, जहाँ कोई वनस्पति नहीं पाई। हाइड्रोफाइट समझ, जहाँ जल से संबंधित है। हाइग्रो, जहाँ ज़्यादा पैदा होती है। आर्द्रता आप समझ ही गए होंगे, जहाँ वायुमंडल में नमी को आर्द्रता कहते हैं, जहाँ आर्द्रता होगी, जहाँ नमी होगी, वहाँ ऑफिशियली बात है कि हाइग्रो की फसलें होंगी। हाइग्रो आप इस तरीके के ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे है मेसो, थर्मो, क्रायो। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ पर, ठीक है, आप अपने हाथ पर ये इन तीनों चीज़ों को लिख लें, मीसो, थर्मो और क्रायो। आप जब इस चीज़ को लिख लेंगे तो आप जब भी चलते फिरते जब जाएंगे तो आप 2-3 बार इसको समझेंगे तो आपकी समझ में आ ही जाएगा। बाकी मैंने आपको उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे है हेलोफाइट। हेलोफाइट क्या होता है, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ। अब हेलोफाइट को एक ट्रिक है, हेलो। हेलो जब कोई आपके घर आता है उसको क्या बोलते हो, आप हेलो बोलते हो। हेलो बोलने उसके लिए क्या लाते हो, चाय और नमकीन, ठीक है। तो हेलो क्या होगा, नमकीन से संबंधित हो गया, हेलो फाइट। लिथोफाइट क्या होता है, लिथोफाइट होता है कठोर चट्टानों से संबंधित। लिथोफाइट क्या होता है, कठोर चट्टानों से संबंधित होता है। जहाँ कठोर चट्टानों पर होने वाली वनस्पति क्या बोलते हैं, लिथोफाइट बोलते हैं। पायरोफाइट क्या होता है, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ, ये क्या होती हैं, पायरोफाइट होती हैं। अब आपको क्या, मेसो, थर्मो, क्रायो, लिथो, पायरो, ये आपको याद करने। मेसो उष्णकटिबंधीय, मेसो, थर्मो, क्रायो। मेसो, ये मेसो हो गया, ये थर्मो हो गया, ये क्रायो हो गया, ठीक है। मेसो, थर्मो, क्रायो, मेसो, थर्मो, क्रायो, मेसो, थर्मो, क्रायो। यहाँ क्या है, लिथो, पायरो। लिथो क्या होता है, लिथो कठोर, लिथो कठोर। पायरो अग्नि प्रतिरोधी जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, पायरोफाइट होती हैं। आगे देखते हैं, आगे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक सिंचित राज्य की बात करें अगर प्रतिशत में देखा जाए तो पंजाब सबसे एक नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये दिक्कत आ रही हो कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश ज़्यादा है, प्रतिशत में पंजाब कैसे ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि आपके मार्क्स आए 18/20, आपके भाई के मार्क्स आए 20/25 मान लेते हैं, आउट ऑफ 100। तो मार्क्स तो इसके ज़्यादा हैं, लेकिन आप जब आप इसका प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत इसका कितना आएगा, 90 आएगा ना। और इसका प्रतिशत कितना आएगा, 25% आएगा। तो प्रतिशत तो इसका ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन नंबर में ये ज़्यादा है क्योंकि ये 25 है, प्रतिशत इसका 90% है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे कुएं और ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो 55% हमारे होती है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित सिंचाई यही है, ट्यूबवेल या कुएं कुएं के द्वारा सिंचाई। आगे है नलकूप द्वारा सिंचाई। सर्वाधिक सिंचाई जो सिंचित राज्य है वो उत्तर प्रदेश है,
ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। कुएं से लगभग 55% सिंचाई होती है। भारत में सर्वाधिक जो 25 सिंचाई है वो कुएं ट्यूबवेल से ही सिंचाई है, और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। आप इसको स्टैटिक के तौर पे समझ सकते हैं। आगे है नहर से सिंचाई। नहर से सिंचाई को पढ़ते हैं। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है। ट्यूबवेल के द्वारा भी, नहरों के द्वारा भी सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अच्छा, एक टर्म आई है पंजाब। अब मैं पूछना चाहूंगा कि पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है। आप इस चीज को मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है। ठीक है, आप इस चीज को मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे पढ़ेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है, एक मिनट। तालाबों द्वारा सिंचाई, तालाबों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु है। अच्छा, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे आप मुझे मैं समझ सकता हूँ कि हमने जो वनस्पतियों के नाम पढ़े हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, आपको थोड़े बहुत याद भी हो गए होंगे। मेसोथर्मोक्रायो, ये आपको याद हो गया होगा। आगे उष्णकटिबंधीय आपको समझ में आ गया होगा। शीतोष्ण समझ में आ गया होगा। शीत समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमने जो सिंचाई व्यवस्था पढ़ी उसको आपने कैच कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, अब कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। इसमें विटीकल्चर, विटीकल्चर किसे कहते हैं, विटी कहते हैं अंगूर की खेती को। इससे कोई याद कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यूपी एसआई की परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा तो बहुत वो लूज थी, लेकिन प्रश्न वहाँ पे भी पूछा गया। तो उससे तो खैर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लूज ही रहेगा। तो काफ़ी चांस है कि मुझे लगता है कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकता है। एक बार आप इनको देख लें, पढ़ लें, और जो चीज़ जहाँ ट्रिक बनेगी वहाँ ट्रिक बनाएं, या ट्रिक नहीं बनेगी वहाँ हमें अपनी वही वाली स्ट्रेटेजी आपकी एक पेपर पे नोट कर लें, और पेपर में नोट करके जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ लिख लें, वहाँ चिपका लें। उससे अच्छा है आप अपने हाथ पे नोट कर लें, और जो हाथ पे नोट करेगा हुआ आप दिन में 2-3 बार देख लेंगे तो वो याद हो जाएगा। विटीकल्चर को पढ़ते हैं। विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर अंगूर से संबंधित होता है। इसको अपने आसपास से कोई ट्रिक बना के देखना, बन जाए तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे पिसीकल्चर को। पिसीकल्चर क्या होता है, मछली से संबंधित होता है। पिसी, पिसी मछली, पिसी मछली। ठीक है, अंगूर विट्टी, अंगूर विट्टी, विट्टी अंगूर ले आओ, ऐसे याद कर सकते हैं, विट्टी अंगूर ले आओ। ठीक है, विट्टी अंगूर। ठीक है, आगे है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या, रेशम। अच्छा, शेरी से क्या करो, शहर। जब आप शहर जाओगे तो कपड़े कैसे पहने जाओगे, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। कैसे पहन के जाओगे, कपड़े पहन के जाओगे अच्छे। तो रेशम, रेशम से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फलों से उत्पादन संबंधित है। जब फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गर्मी का प्रयोग किया जाता है। हॉट, उनको गर्मी में रखा जाता है जिससे वो जल्दी पक जाएं। ठीक है, आगे है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर क्या होता है, जैतून की खेती। क्या होता है, जैतून खेती। ऑलिव ऑयल, आपने ऑलिव ऑयल को सुना होगा, ऑलिव ऑयल को सुना है, नहीं सुना। ऑलिव ऑयल क्या होता है, जैतून का ही तेल होता है। आगे है एपीकल्चर। मैं आपको हाथ से लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, जब हम किसी चीज़ को 4-5 बार पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं तो हमें वो चीज़ याद हो जाती है। जैसे मान लो आपको आगरा में ताजमहल है, क्या आपने कहीं रटा इसको, सबको पता है ना आगरा के अंदर ताजमहल है। लेकिन हम जैसे हमने कई बार इसको सुना है, कई बार अपने मुंह से बोला है, तो कई बार चीज़ों को हम रिपीट होते रहते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। हम किसी नए शहर में जाते हैं और नए शहर में जाने के बाद वहाँ की गलियाँ हमें याद नहीं होती, लेकिन हम बार बार उन गलियों से जब निकलते रहते हैं तो हमें वो गलियाँ याद हो जाती हैं। गलियाँ छोड़ो, मकानों के कलर भी याद हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद करने की ट्रिक है। इसी तरीके से हम यहाँ भी फॉलो करेंगे कि आप बस अपने हाथ पे लिख लें और कई बार उसको देखते रहें, सामने लिख लें, सामने से देखते रहें, तो आपको 110% याद हो जाएगा। टफ से टफ चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फूलों से संबंधित होता है। फ्लोरिकल्चर फूल, ये याद रहेगा। एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, एपी। ठीक है, सिल्वीकल्चर वनों से संबंधित है। मैरी कल्चर क्या है, समुद्री जीवों से संबंधित है। इसकी ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं, शादी करने वाले लोग आजकल समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं तो मैरी कल्चर ऐसे हो गया। हॉर्सिकल्चर घोड़े या खच्चर से संबंधित है। लैक्टिक कल्चर किससे है, कैंचू के संबंधित है, लैक्टिक कल्चर। ठीक है, मोरी कल्चर किससे, रेशम, रेशम कीट से या हुए तो शहतूत की खेती से संबंधित है, मोरी। मैरी किससे है, मैरी समुद्र से है।
समुद्री जीवों सम उत्पादन से संबंधित है। मोरी रेशम कीट से संबंधित है। पोमोलॉजी फल विज्ञान से संबंधित है। पोमोलॉजी किससे? फल विज्ञान से संबंधित है, पोमोलॉजी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। खेती के प्रकार, खेती के प्रकार क्या होते हैं? जूम, अब खेती के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हम इसके टॉपिक जो हमने पढ़े हैं वो मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहे होंगे। जो जो कुछ एक चीज़ें हैं जो यहाँ याद नहीं हो रही हैं, लेकिन उनको मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा वहाँ याद करा दूंगा। उसके बाद भी कुछ एक चीज़ रहेगी तो मैं उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा आपका, जो आपके एक दो बार में जब आप पढ़ेंगे तो उससे याद हो जाएगा। हम इतनी बार चीज़ें जो टफ है उन चीज़ों को इतनी बार पढ़ लेंगे कि वो हमें याद हो ही जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ की आप परवाह ना करें कि चीज़ें याद कैसे होंगी। ठीक है, जब ये क्लास खत्म होगी तो आप खुद ही इस चीज़ को देखेंगे कि मैं एक एक चीज़ के रिवीजन कम से कम कई कई बार करा चुका हूँ, जिससे क्या आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि पंजाब के राज्यपाल का नाम बताओ। तो पंजाब के राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। तो आपके तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। ठीक है, लेकिन पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है? यह है गुलाब चंद कटारिया, जीसी कटारिया। कटारिया आपने नाम कई बार सुना होगा तो हो सकता है आपको याद हो जाए। जीसी कटारिया, तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, ये तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम है। अच्छा, झूम खेती क्या होती है? अब आगे इस चीज़ को समझते हैं। झूम खेती होती है, इसे पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसका जो होती है वो असम, मेघालय, नागालैंड में और मिजोरम में होती है। मैं एक बार झूम खेती को बता देता हूँ। ये क्या होता है, ये जो वन होते हैं, जैसे किसी फील्ड में ये वन है तो वनों को जला करके, ठीक, उसकी जो राख बनती है, राख से ये ज़मीन को करते हैं उपजाऊ, और उपजाऊ ज़मीन पे करते हैं बाद में खेती। और खेती करने के बाद क्या होता है कि 3-4 साल बाद वो ज़मीन फिर जब उसमें उर्वरक उर्वरक क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो वहाँ से पलायन करके यही प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। ठीक है, कटाई झाड़ प्रणाली, कटाई झाड़ प्रणाली, इसी को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। यही कर्तन दहन प्रणाली है, ये इसी के ही नाम है। ठीक है, यही कर्तन दहन प्रणाली है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। इनके नामों को हम नीचे मैंने विस्तार से लिख रखा है, तो वहीं इनके नामों को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। रोपड़ खेती, रोपड़ खेती कैसी होती है? ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, वो रोपड़ खेती होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत व्यावसायिक खेती भी कर सकते हैं। इसमें चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, कपास, ये सब कैसी व्यावसायिक खेती होती हैं, रोपड़ खेती ये कही जाती हैं। आगे कौन सी होती हैं? शिफ्टिंग खेती। यह कृषि प्रणाली प्राकृतिक वनस्पतियों पर विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे मक्का, बाजरा आदि का उत्पादन किया जाता है। शिफ्टिंग खेती होती है। आप इसके बस एग्जाम्पल याद रखें, मक्का और बाजरा, ये शिफ्टिंग खेती के एग्जाम्पल है। आगे पढ़ते हैं। जैविक खेती, जैविक खेती, इस खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी खेती को जैविक खेती कहते हैं। अब जैविक खेती का एग्जाम्पल देखें तो आजकल जैविक खेती की जो डिमांड है वो विश्व भर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये वो खेती है जिसमें कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ खाद का, जो गोबर खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो भी इससे उत्पादन होता है, जो भी फल सब्जी जो भी उत्पादन होता है वो रोग रहित होती है। जिससे क्या है कि आजकल विश्व मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। विश्व बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बन चुकी है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जीरो फार्मिंग क्या होता है? और जैविक खेती में उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करने से मिट्टी धीरे धीरे जीरो फार्मिंग हो जाती है। जीरो फार्मिंग यानी जब कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जो मिट्टी है वो जीरो फार्मिंग हो जाएगी। ये आप समझेंगे जीरो फार्मिंग क्या होती है। आगे क्या, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है जहाँ रासायनिक उर्वरक के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। देश की बात करें, श्रीलंका देश ने भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन प्रतिबंध लगाने के बाद उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया था। ठीक है,
इसके बाद क्योंकि इस श्रीलंका की कहानी अलग थी, क्योंकि बाकी के देश क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे, जैसे हमने अपने एक सिक्किम राज्य में पहले इसको शुरू किया है, उत्तराखंड के नैनीताल के जिले में गांव है माकड़पुर, इस गांव में को हम ऑर्गेनिक गांव कहते हैं। हम धीमे धीमे इस चीज़ को लगा रहे हैं। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने इसको एकदम से लागू कर दिया एक रात के अंदर कि कल से कीटनाशक पूर्ण रूप से प्रतिबंध। तो इससे क्या हुआ कि खेती की पैदावार बिल्कुल गिर गई, जिससे क्या उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो गई और भुखमरी जैसी हालत हो गई। ठीक है, आगे क्या है, आगे कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के राज्यपाल मैंने आपको अभी बताया, क्या नाम है आप बताओ? जीसी कटारिया। ठीक है, आगे है साड़ीदार खेती। साड़ीदार खेती वो पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। साड़ीदार खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। आगे समझते हैं, आगे है बागवानी फसलें। बागवानी फसलें क्या होती हैं? बागवानी फसलों का जो देश है, कई राज्यों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें जीडीपी में इसका जो योगदान है वो 30.4% का है इस समय। भारत की बागवानी की अगर स्थिति की बात करें तो भारत फलों और सब्जियों में विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आम, केला, नारियल, काजू, सुपारी, अंगूर आदि का शीर्ष उत्पादक देश है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना गुरुग्राम में की गई थी 1984 में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, 1984 को ध्यान रखें। 1984 आप क्वेश्चन किसी भी टर्म से याद रखें, हमें पिताजी के जन्मदिन से याद रखें या किसी इलेक्शन से याद रखें, कोई ऐसी घटना जो ऐतिहासिक घटना आपको 1984 याद हो, इससे याद रखें और उससे रिलेट करें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ठीक है, उसी से रिलेट किसको कर दें? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को। आप इस तरीके से सोचें कि 1984 में वो घटना भी हुई और 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भी हुई, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में 1984 को लेकर अलग अलग टर्म होंगी। मैं इसलिए कहूँगा मेरे मन में कुछ और टर्म है 1984 को लेके, आपके मन में कुछ और रिलेट कर रहे होंगे 1984 को। 1984 को जो रिलेट नहीं कर रहे हैं वो भी कुछ न कुछ बना के रिलेट कर लें। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि जो लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं वो लोग फिर उनको नई टर्म मिल जाएगी। तो इसीलिए आप खुद से इसको रिलेट करें 1984 को और उसी में ऐड कर दें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। और जब भी आप उसको याद करें तब इसको भी याद कर लें। तो मैं आपको याद करने के भी तरीके साथ साथ बताते चलता हूँ। अच्छा, आज भी क्या है, आज भी हमारे भारत में आज भी कई भागों में जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसमें कर्तन दहन प्रणाली प्रचलित है। कर्तन दहन प्रणाली यानी कि झूम खेती। झूम खेती मैंने आपको बता रखी थी कि काटो, जलाओ, यूज करो और पलायन कर जाओ, यही कर्तन दहन प्रणाली है। आप समझे, काटो, जलाओ और पलायन कर जाओ, यही क्या है? कर्तन दहन प्रणाली है। अब मैक्सिको में इसको क्या बोलते हैं? इसको मिल्पा बोलते हैं। ब्राजील में रोका बोलते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में लदांग बोलते हैं। इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? लदांग बोलते हैं। वेनेजुएला में कोनको बोलते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले बोलते हैं। वियतनाम में रे बोलते हैं। काफी समझ के पढ़ना है। मैक्सिको मिल्पा, ब्राजील में रोका, ब्राजील जेल में क्या? रोका रोका। मैक्स क्या? मिल्पा, मैक्स का मिल्पा। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लदांग, इंडोनेशिया का बोलते हैं लदांग बोलते हैं। वेनेजुएला में कोनको बोलते हैं। वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? कोनको, वेनेजुएला में कोनको बोलते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले बोलते हैं। वियतनाम में रे बोलते हैं। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी बोलते हैं। उत्तरी पूर्वी देश में झूम बोलते हैं। मध्य प्रदेश में इसको बेवर बोलते हैं। मणिपुर में पामलू बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोंडू बोलते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसको वालरे या वाल्टरे बोलते हैं। ठीक है, आप इसको कुछ एक जो भी इसमें से सिर्फ 3 से 4 याद कर लो, बाकी बच्चों को मैं आपको याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जब भी मैं इसकी एमसीक्यू लेके आऊँगा सारे के सारे याद करा दूंगा। मैं अभी भी याद करा सकता हूँ, लेकिन अभी भी याद कराने से क्या होगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से अगर 5 इसमें से याद कर लेंगे तो बाकी याद मैं करा दूंगा। ठीक है, पश्चिम घाट में कुमारी मैंने आपको बता दिया। हिमालय क्षेत्र में इसको खिल बोलते हैं। उड़ीसा में बरीगा बोलते हैं और झारखंड में कुरवा बोलते हैं। आप याद नहीं कर पा रहे तो इसको रे याद कर लो। रे काफ़ी हल्का सा है वर्ड है। ठीक है, ब्राजील जेल से रोका याद कर लो। ठीक है, मैक्सिको मिल्पा मामा से याद कर लो। ठीक है, तो वेनेजुएला में ऐसे याद कर सकते हो। मध्य अफ्रीका में मसोले। मध्य अफ्रीका में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सोले, क्या कैसे? सोले कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी देश में क्या बोलते हैं? झूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको बेबर बोलते हैं। मणिपुर में पामलू, मणिपुर
मणिपुर, मुझे मणि दे दो, मैं तुम्हारे पाँव मलूँ, पाँव मलूँ, पैर मलूँ तुम्हारे। आंध्र प्रदेश में क्या, पेंडा, पोंडू, पेड़ा, पेंडा, पोंडू, पेंडा, पोंडू। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे बोलते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। आगे क्या है, झारखंड में कोरबा और उड़ीसा में पामाडाबी। आगे पढ़ते हैं इसको। अच्छा, मैं अभी आपको कुछ एक बताए थे, तो मैं कुछ एक यहाँ रिवीजन करा देता हूँ, जो कि हैं खेती के प्रकार हैं। जैसे विटीकल्चर, विटीकल्चर किसको बोलते हैं बताओ? विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को, ठीक है। हम इसी तरह रिवीजन करते चलेंगे। एपी, एपी किसको बोलते हैं? एपी बोलते हैं मधुमक्खी को, ठीक है। आगे क्या है, आगे मैंने बताया था सिल्वी, सिल्वी किसको बोलते हैं बताओ? सिल्वी बोलते हैं वनों को, सिल्वी किसको बोलते हैं? वनों को, ठीक है। हॉर्सी किसको बोलते हैं? हॉर्सी घोड़ों को, ये तो याद होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा। मोरी किसको बोलते हैं? मोरी, मोरी बोलते हैं सहतूत, सहतूत को। और मैरी किसको बोलते हैं? समुद्री जीवों के उत्पादन को, ठीक है। पामोलॉजी किसको बोलते हैं? पामोलॉजी, पामोलॉजी बोलते हैं फल विज्ञान को। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा राइटिंग का इशू है जो धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि ये मेरे लिए नया है, तो यहाँ राइटिंग का थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। आगे बढ़ते हैं फसलों के प्रमुख, भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। अब भारतीय प्रमुख फसलों के बारे में देख लेते हैं, ये क्या क्या फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। एक बार पेन को सेट कर लें, ठीक है, ये सही है, थोड़ा सा मोटा, ठीक है। रबी फसल, अब देखो भारत में तीन तरह की फसलें उगाई जाती हैं, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। एक तो रबी उगाई जाती है, दूसरी खरीफ होती है, और तीसरी होती है जायद, ठीक है। अब रबी कब उगाई जाती है? रबी, आपसे रबी से याद है, रबी कब? दिवाली पे। दिवाली कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। खरीफ कब उगाई जाती है? खरीफ उगाई जाती है जुलाई और जून में, ठीक है। और जो जायद उगाई जाती है वो मार्च अप्रैल में। ये जो रबी है वो अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, बोई जाती है, और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में इसको काटने के बाद, इसको रबी को मार्च अप्रैल में काटने के बाद, ठीक है, हम उसमें बो देते हैं जायद। और जायद को जून जुलाई में काटने के बाद उसमें बो देते हैं खरीफ। और खरीफ कब काटी जाएगी? खरीफ काटी जाएगी अक्टूबर नवंबर में। आप बात को समझे, ठीक है। एक और मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। ये है फसल चक्र, ठीक है। ये रहा अक्टूबर नवंबर, ये रहा हमारा अक्टूबर नवंबर का मार्च अप्रैल, ये रहा जून जुलाई, ठीक है। यहाँ क्या होगी? खरीफ होगी, यहाँ रबी होगी, और यहाँ जायद होगी। ये कौन सी होगी? ये रबी होगी, ठीक है, ये जायद होगी, ये खरीफ होगी, ठीक है। ये यहाँ बोई जाएगी, यहाँ काटी जाएगी, ये यहाँ बोई जाएगी, ठीक है, यहाँ काटी जाएगी, ये यहाँ बोई जाएगी, और यहाँ काटी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको बता दी, बोई कब? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। प्रमुख फसलें कौन सी? गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, असली, अलसी, आलू, तम्बाकू। आप इसको याद करने के लिए मैं आसपास की फसलें देखें, आपके आसपास कौन सी फसलें इस मौसम में बोई जाती हैं, आपने कौन कौन सी फसलें किस मौसम में बोती हुई सुनी है, आपको इस चीज़ से समझ में आ जाएगा। आगे क्या है? खरीफ फसल जून और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। धान, मक्का, बाजरा, बाजरे की रोटी हम कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं। तो सर्दियों में कब खाएंगे? जब ये अक्टूबर नवंबर में कट जाएगा। अक्टूबर नवंबर कब कटेगा? जब जून जुलाई में बोया जाएगा। मक्के की रोटी हम कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं। धान, ठीक है। ज्वार, सावा, कोदो, अरहर, मूंगफली, कपास, मूंगफली कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं। तो बोई कब जाएगी? जून जुलाई में बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से समझ में आ गया। आएगा जायद की फसलें। जायद फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काटी जाती हैं। ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती हैं। इसमें क्या? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये हम लोग कब खाते हैं? ये हम लोग खाते हैं अभी अप्रैल मई जून में। ये कब अप्रैल मई जून में हम कब खाएंगे? जब ये मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी, तभी तो हम खा पाएंगे। अब आगे क्या है? आगे है
कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि मूंग की होती है, ठीक है। तिल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण में रबी की फसल है, ये आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि दक्षिण में तिल की फसल कब बोई जाती है या कौन सी फसल है, फसल का क्या प्रकार है। तो रबी की फसल दक्षिण में है और उत्तर में कब है, खरीफ की फसल है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कुछ लोग बाजरे के साथ में तिल की बुआई कर देते हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं, अरहर मूंगफली, इसके साथ में कई बार कुछ लोग तिल की बुआई कर देते हैं। आगे क्या है, आगे है कुछ एक फसलें हैं जो बाजरा हुआ या मक्का हुआ, ये अब जायद के तौर पे भी बोया जाने लगा है, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख फसल में क्या है, गेहूँ, हम गेहूँ को पढ़ने वाले हैं। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भूभाग पर गेहूँ की खेती होती है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो दोमट मिट्टी होती है। मिट्टी के प्रकारों को हम जो पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाने को मतलब मिट्टी के प्रकार अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मिट्टी में छोटे मोटे बता देता हूँ, दोमट मिट्टी होती है, लेटेराइट होती है, ठीक है, लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी आपके एमपी में पाई जाती है, एमपी तेलंगाना, ठीक है, नीचे की साइड को पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, ये दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ पहाड़ी मिट्टी भी होती है, ये आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, इन्हें हम विस्तार से जान लेंगे। आगे क्या है, गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न ये फसल है। इसके लिए लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता है। इसकी आपको याद करने की लेकिन आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में भांगर व दक्षिण में पठारी भागों में छोड़कर सर्वत्र खेती की जाती है। सर्वाधिक गेहूं की खेती गंगा घाघरा के दोआब क्षेत्र में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की खेती गोरखपुर में होती है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 2021-22 के अनुसार लगभग 32.42% गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया गया। गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर पंजाब में पंजाब प्रथम स्थान पर। पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है, जीसी कटारिया, ठीक है। इसके साथ ही मुझे बता दो विटीकल्चर किसे कहते हैं, विटीकल्चर किसकी खेती है, ठीक है। सेरीकल्चर किसकी खेती है, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे मोरी कल्चर बता दो, ठीक है। मोरी के अलावा आप मुझे मैरी बता दो, ठीक है। मैरी के अलावा आप मुझे सिल्वी बता दो, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। इसके अलावा आप अब आगे देखें, चावल की खेती। प्रदेश की कुल कृषि भूभाग पर लगभग 18% पर चावल की खेती की जाती है। अच्छा, विटीकल्चर क्या होता है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर रेशम की खेती कहते हैं, ठीक है। मोरीकल्चर क्या होता है, शहतूत की खेती, जो रेशम के उत्पादन के लिए शहतूत की खेती की जाती है रेशम कीट के लिए, वो मोरीकल्चर। मेरीकल्चर समुद्र किनारे जीवों की खेती होती है उसके लिए। सिल्वी वनों की खेती के लिए होता है। एपीकल्चर मधुमक्खियों के लिए होता है, ठीक है। अब आप थोड़ा थोड़ा इसको कैच कर रहे होंगे, अभी भी थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत आ रही होगी। अभी थोड़ा सा वीडियो को एंड होने दीजिए, पूरी तरीके से याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। थोड़ा सा क्लास बोरिंग हो रही होगी, लेकिन कंटेंट अच्छा है। सिर्फ थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, तो रेस्ट कर लो, वीडियो बंद करके दोबारा चालू कर लो, लेकिन वीडियो पूरा देखना है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो मैंने वर्षा की ज़रूरत नहीं है देखने की, सिर्फ आपको ये देखना है इसमें कि क्या कहते हैं कि प्रमुख जीआई टैग तो नहीं दिया गया। जैसे गेहूं को यहाँ श्रावती गेहूं को मध्य प्रदेश की जीआई टैग मिला 2023 में। इस तरह की चीज़ें देखनी है। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है उत्पादन में, तो गेहूँ उत्पादन में पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखनी है और एक आइडिया लेना है सारी चीज़ों का। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ कहाँ होता है, गोरखपुर में होता है, ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। अब आगे चावल के बारे में पढ़ेंगे। तो चिकनी व उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, ये बेसिक चीज़ है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है याद करने की। बीते समय में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए पकने के लिए। बोते समय कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। पकते समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। चावल की खेती मुख्यतः तराई क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में की जाती है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आगे सिद्धार्थनगर का काला चावल एक प्रसिद्ध चावल है। और आदम चीनी चावल जो चंदौली का है, इसको 2023 में जीआई टैग मिला। इसके अलावा खासमती अरुणाचल प्रदेश का है, इसको 2023 में जीआई टैग मिला। काला जीरा चावल उड़ीसा का है, इसको 2023 में जीआई टैग मिला, ठीक है। मर्दा चावल जो बिहार का है,
इसको 2023 में जीआई टैग मिला। और नागरी दुबराज चावल जो छत्तीसगढ़ का है, इसको 2023 में जीआई टैग मिला। जब मैंने आपको ये बताया तो हो सकता है आप सरवती गेहूँ भूल गए हों। तो सरवती गेहूँ कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये गेहूँ है। इसको जीआई टैग कब मिला? इसको जीआई टैग मिला 2023 में, इसके साथ में ही। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? काफ़ी थोड़ा सा याद करने में पेचीदा हो सकता है। तो आदम चीनी चावल, ये चंदौली का है, इसको आप थोड़ा सा याद करें। खासमती, अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए जो दक्षिण पूर्वी हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे लिए खास है। ठीक है, काला जीरा चावल, जब जीरे को हम कढ़ाई में डालते हैं, जब वो काला पड़ जाता है तो क्या होता है? वो उड़ने लगता है ऊपर, वो चटकने लगता है, तो क्या? उड़ीसा से, ऐसे याद कर सकते हैं। मर्दा चावल, मर्दा चावल जैसे बिहार की एक भाषा है मर्दा, ये मर्दा आपने सुना होगा, तो ये मर्दा ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। नागरी दुबराज चावल, नागरी दुबराज, ये राज्य कैसा था? दबा हुआ था। कहाँ से? मध्य प्रदेश में। तो ऐसे याद कर सकते हैं। कहाँ दबा हुआ? तो मध्य प्रदेश से क्या याद कर सकते हैं? सरवती गेहूँ। आप ये चीज़ थोड़ी समझ गए होंगे। ये कोई प्रोफेशनल ट्रिक नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत दिमाग में रोकने के लिए काफ़ी है। अगर आज ही आपके मैं 5 मिनट रोक पाया इस चीज़ को, सिर्फ 5 मिनट आपके दिमाग में रोक पाया, तो ये आपको पक्का याद हो जाएगा, ये मुझे पता है। मैं आपको बार बार रिवीजन करा के ये चीज़ें याद करा दूंगा, ये मुझे पता है। बस आप इसको दिमाग में थोड़ी देर के लिए रोक के देखिए। ठीक है, आप भूलें नहीं, इसको बार बार थोड़ा सा समझते चलिए। अब इसी के साथ में हमने पीछे कुछ एक चीज़ें देखी थी, वो क्या देखा था उसको एक बार देखते हैं। जैसे मैक्सिको को मैंने बताया था, मैक्सिको में जो कर्तन दहन प्रणाली है, इसके प्रमुख नामों को देख रहे हैं हम लोग। मैक्सिको में क्या कहा जाता है? इसको मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। ठीक है, वियतनाम में क्या कहा जाता है? वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। ठीक है, एमपी में क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में इसको बेबर कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको क्या कहा जाता है? इसको जूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूम कहा जाता है। ठीक है, आगे है मध्य अफ्रीका में क्या कहा जाता है? इसको मध्य अफ्रीका में इसको क्या कहा जाता है? याद करें, मसोले। इतने याद करें। मैक्सिको में इसको मिल्पा, वियतनाम में इसको रे, एमपी में बेबर, और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको जूम खेती, मैंने पढ़ाया भी था आपको जूम खेती नाम से। मध्य अफ्रीका में इसको मसोले कहा जाता है। ठीक है, वालरे कहाँ कहा जाता है? इसको ध्यान रखो, वालरे, मैं आपको वालरे दे रहा हूँ, वालरे याद करो कहाँ कहा जाता है। बाल्ले को अगर आप याद करो तो हम गन्ने को पढ़ते हैं, बाल्ले को भी बताऊंगा मैं। गन्ने के लिए चिकनी मिट्टी 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। इतना ही तापमान लगभग हमें चावल के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, 20 डिग्री बोते समय, 26 डिग्री इसको काटते समय 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। इसके लिए वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहते हैं। प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भूभाग पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने का प्रमुख उत्पादन तराई क्षेत्र व गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में होता है। गंगा और घाघरा के जो दोआब क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। और तमिलनाडु के मैंने आपको राज्यपाल का नाम बताया था, आप मुझे बताओ क्या नाम है? इनका नाम विश्वनाथ है, राजेंद्र विश्वनाथ। पश्चिम बंगाल के जीसी कटारिया। आगे पढ़ते हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नकदी और वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना है, ये चीज़ ध्यान रखें। चना, चना क्या है? ये बुंदेलखंड की प्रमुख खेती है। ये इसके लिए 30 से 20 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और 15 से 25 सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। बुंदेलखंड में क्या होता है? वर्षा काफ़ी कम होती है, कई बार सूखा भी पड़ता है, तो ये इसीलिए बुंदेलखंड की प्रमुख फसल है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। आगे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली दलहन फसल है। दलहन फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चना है। सरसों प्रदेश में इसकी खेती स्वतंत्र रूप से गेहूं, मटर, जौ के साथ स्वतंत्र मिश्र रूप से की जाती है। पूरे प्रदेश में इसकी खेती की जाती है, परंतु मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर इसकी खेती होती है। मक्का उत्पादन उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसमें? गन्ना उत्पादन में है। दूसरा स्थान क्या कहते हैं? चावल में है, गेहूं में है। गेहूं में प्रथम स्थान दिया जाए तो पंजाब का है। पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है? जीसी कटारिया है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी।
मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, एटा, गोंडा, बुलंदशहर, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन सब जगह मक्के की खेती बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद बाजरे की खेती देखी जाए तो बाजरे की खेती प्रदेश की शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ बाजरे की खेती की जाती है। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 को घोषित किया गया था, लेकिन भारत के अनुरोध पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, शाहजहाँपुर, प्रतापगढ़ में बाजरे की खेती काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। कपास, प्रदेश में छोटे रेशे की अत्यधिक अधिक और लंबे रेशे की कम कपास उगाई जाती है। प्रदेश में छोटे रेशे की अधिक और लंबे रेशे की कम कपास उगाई जाती है। प्रदेश में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर, बुंदेलखंड अवध क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे खेती की जाती है। काली मिट्टी उपयुक्त होती है इसके लिए। मैंने बताया था काली मिट्टी कहाँ, अभी मैंने आपको जब बता रहा था तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी एमपी, तेलंगाना में पाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। इसकी खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। इस फसल को पानी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे मूंगफली। इसकी खेती बलुई मिट्टी में होती है। सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिलों में ये थोड़ी मात्रा में खेती की जाती है। आगे बढ़ेंगे अफीम के बारे में। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। ठीक है, बाराबंकी व गाजीपुर में खेती की जाती है। गाजीपुर में इसकी अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है, इसको आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तंबाकू खेती मुख्यतः खाने और हुक्का पीने के लिए की जाती है। वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद में इसकी खेती की जाती है। सोयाबीन की खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चने की खेती और अरहर की खेती ये कहाँ होती हैं, बुंदेलखंड में होती हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे फसलों के जन्मस्थान के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले जन्मस्थान के बारे में पढ़ें, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से वही वाला रिवीजन कर लें। विटीकल्चर किसको कहते हैं, शहरी कल्चर किसको कहते हैं, सॉरी कल्चर किसको कहते हैं, सॉरी मोरी कल्चर किसको कहते हैं, सिल्वी कल्चर किसको कहते हैं, एक बार याद करें। सिल्वी कल्चर कैसे वन को संबंधित है, मोरी कल्चर रेशम के लिए शहतूत की जो खेती होती है उसके लिए मोरी कल्चर है। शहरी कल्चर क्या होता है, रेशम से संबंधित होता है। मिट्टी कल्चर क्या होता है, अंगूर से संबंधित होता है। एपी कल्चर किससे संबंधित होता है, मधुमक्खी से पालन से संबंधित होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है आप जीरोफाइट, आपको याद ही होगा। ठीक है, जीरोफाइट आपको याद होगा, क्रायोफाइट, थर्मोफाइट, मेसोफाइट ये आपको याद होगा। ठीक है, मेसोफाइट क्या होता है, उष्णकटिबंधीय के लिए होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अरहर, अरहर का जो जन्म स्थान है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म स्थान है भारत के अंदर। ठीक है, बाजरे का जो जन्म स्थान है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में हुआ। कॉफ़ी का जो उत्पादन है जन्म स्थान है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हुआ। और विश्व में बात करें, विश्व में ये ब्राज़ील में सबसे पहले उगाया गया। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में उगाया गया। विश्व में सबसे सबसे पहले चीन में उगाया गया। जूट पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में उगाया गया। विश्व में ये भारत में उगाया गया। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में उगाया गया। विश्व भर में ये चीन में उगाया गया। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में उगाया गया। विश्व में ये चीन में सबसे पहले उगाया गया। सोयाबीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उगाया गया सबसे पहले। चाय में अगर देखा जाए तो चाय असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उगाई गई, लेकिन सबसे पहले ये चीन में उगाई गई थी। तम्बाकू गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उगाई गई। सबसे पहले ये भी चीन में उगाई गई थी। ठीक है, कुल खाद्यान्न देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में भारत सबसे पहले आए भारत में, लेकिन विश्व में चीन में सबसे पहले आए। कुल फल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, लेकिन विश्व में भी ये सबसे पहले चीन में आए। कुल मोटे अनाज की देखें तो कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र में आए। कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में आए। कुल दाल की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में आए। और विश्व में भारत में सबसे पहले दालें आई। गेहूं का उत्पादन देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में सबसे पहले आए। विश्व भर में चीन में सबसे पहले आए। ये आपको समझ में आ गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी जल्दी समझा दिया। इम्पोर्टेंट आपको बस वही ध्यान रखना है, विटीकल्चर, सिल्वीकल्चर, मैरीकल्चर, मोरीकल्चर, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद हो रही होंगी, मैं इतनी बार आपको बता दिया है। ठीक है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, वन से संबंधित होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
आगे है क्रांतियों के बारे में समझते हैं, प्रमुख क्रांतियां जो हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहली क्रांति जो हुई वो हरित क्रांति है। दूसरा नाम है तीसरी कृषि क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से उत्पादन तकनीक में सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि से है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले उत्पादन क्षमता काफ़ी कम थी। जब उत्पादन क्षमता कम थी तो क्या होता था, खपत हमारी ज़्यादा थी और उत्पादन कम था, तो हमें कई बार जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ता था। और इम्पोर्ट कराने में क्या होता था, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए क्या किया कि हमने कृषि क्षेत्रों में सुधार किया, उत्पादन तकनीकी बढ़ाई, कृषि उत्पादकता की वृद्धि की, जिससे क्या कि आज हम चीज़ों को सिर्फ खुद के यूज के लिए नहीं ले पा रहे, आज हम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे का इसका उद्देश्य अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉर्डन ने 1968 में किया था। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई। कहाँ से हुई, मैक्सिको से। मैक्सिको में कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहा जाता है, बताओ। कर्तन दहन प्रणाली को मैक्सिको में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। मिल्पा क्या कहा जाता है, मिल्पा। वियतनाम में क्या कहा जाता है, वियतनाम में कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है, रे। ये आपको याद हो गया होगा। आगे हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, या नॉर्मन ई बोरलॉग को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक देखें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। इसकी क्रांति की विधि में HYV हाई यील्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी कार्यक्रमों पर निर्भर थी। 1960 में रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के वैज्ञानिकों द्वारा चावल की उन्नत किस्मों को विकसित की गई। भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तथा कृषि मंत्री कौन थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे, और कृषि सचिव जो थे वो वी शिवरामन थे। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य में 1970 के दशक के मध्य तक था। भारत में आरंभिक राज्य के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया था। हरित क्रांति का जन्म स्थान पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। अच्छा, उत्तराखंड का मैंने एक राज्य बताया था और इसका एक जिला बताया था, जिस जिले का एक गांव बताया था, जिस गांव को हम क्या बोलते हैं, जिस गांव को हम बोलते हैं जैविक ऑर्गेनिक गांव। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, एक बार याद करके मुझे बताओ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग जन्म कहाँ हुआ, 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आईओवा प्रांत में हुआ। आप सिर्फ इतना देखें, अमेरिका के नॉर्मन ई बोरलॉग का संबंध कहाँ से है, तो कहाँ से है, अमेरिका से। ठीक है, आगे क्या है, कार्यक्षेत्र कहाँ रहा, मैक्सिको में रहा। हमने अभी पढ़ा कि हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो मैक्सिको में हुआ। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्यपाल का नाम हमने पढ़ा था, क्या नाम है, विश्वनाथ। क्या नाम है, विश्वनाथ, विजन विश्वनाथ। आगे क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई, 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई। 1971 मैग्सेसे से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन बर्ड साइंस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया। 1991 में टाइलर पुरस्कार इनको दिया गया। इनको बस आपको पढ़ना है, याद नहीं करना। 1984 में यूनेस्को ससाकावा पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। मैं सिर्फ इनको इसलिए लिख के लाऊंगा, आप इनको समझें कितने बड़े व्यक्ति थे। यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक दिया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम अवार्ड इनको मिला। 1967 में इनको पद्म श्री मिला। इसको एक बार थोड़ा सा याद कर लें कि ये तो आपको इसी तरीके से याद हो जाएगा कि हरित क्रांति भारत में कब आई। हरित क्रांति एक मिनट, हाँ एक मिनट। 1967 में हरित क्रांति पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 1972 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया।
1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 इंदिरा गांधी पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, आगे है खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो रोम में है, ये आप ध्यान रखें। हम ऐसे धीरे धीरे जो भी विश्व के जितने भी संगठन हैं उन सभी के मुख्यालय हम देखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के अन्य नाम दूध क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड, उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई थी। श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे क्या है, श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गी कुरियन जी को माना जाता है। इनके द्वारा ही भारत की सबसे प्रसिद्ध कंपनी अमूल की स्थापना की गई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। इसलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, गुजरात से हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, पंजाब से हुई थी। ठीक है, श्वेत क्रांति का जो समापन है 1996 में किया गया। आगे है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1965 में हुई। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई, गुरुग्राम में हुई। ठीक है, और कब हुई, 1984, आपने रेट किया होगा। और ये कब हुआ, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड 1965 में। आप इसी को भी ऐसे याद रखें, 1965 को किसी चीज़ रिलेट करें और डेयरी विकास बोर्ड से उसको जोड़ दें। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद गुजरात में है, क्योंकि पहली श्वेत क्रांति कहाँ हुई, गुजरात के अंदर हुई। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सैम पित्रोदा इसके जनक हैं। आगे रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, इंदिरा गांधी इसकी जनक हैं। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, विशाल तिवारी। ठीक है, गुलाब क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, काली क्रांति मसालों से संबंधित है। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम से भी संबंधित है। ठीक है, अर्जुन क्रांति नदी जोड़ों से संबंधित है। हरित सोना बांस उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति चाय से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर जो क्रांति है वो कपास से संबंधित है। नाबार्ड, आगे पढ़ते हैं नाबार्ड को। ठीक है, क्रांतियाँ जो प्रमुख क्रांतियाँ आपको छोटी मोटी याद हो गई होंगी। आप इसमें से भी 2 से 3 क्रांतियाँ सिर्फ याद कर लो, बाकी क्रांतियाँ याद करवा दूंगा मैं। जैसे गुलाबी क्रांति झींगा मछली वाली आप याद रख लो। दूसरी आप क्या याद रखो, आप गोल्डन क्रांति को याद रख लो। ठीक है, आप काली क्रांति याद रख लो, पेट्रोल काला होता है, मसाले काले होते हैं, ऐसे याद कर लो। अर्जुन, ठीक है, आगे आप भूरी क्रांति याद रख लो। ठीक है, सुनहरी फल सुनहरे होते हैं, इसको याद रख लो। स्वर्ण, ठीक है, गोल्ड टाटा टी गोल्ड आती है यहाँ पे, ऐसे याद रख लो। ठीक है, खाकी चमड़े की वेट कैसी होती है, खाकी होता है चमड़ा, ऐसे याद रख लो। ऐसे इस चीज़ को याद रख लो। बाकी क्वेश्चन जब क्लियर करेंगे तब इस चीज़ को याद कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं नाबार्ड को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक खोला गया था। इस बैंक की स्थापना 1982 को हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड द्वारा अधिकतम 15 वर्षों के लिए कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। कीटों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपास का प्रयोग किया जाता है। आगे ये पॉइंट है, शेयर क्रॉपिंग क्या होती है, यह एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है। इसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के हिस्से के बदले अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए देता है। इसको क्या बोलते हैं, शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। कंपोस्ट एक अच्छी तरह की सड़ी पौधे पशु अवशेष से निर्मित खाद होती है। ठीक है, इसको कंपोस्ट बोलते हैं, कंपोस्ट खाद, आपने सुना होगा। आगे है प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो जोधपुर में है। ठीक है, पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जत नगर में है। पक्षियों से हमारी इज्जत है। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, हिसार में है। हरियाणा में भैंस का काफ़ी अच्छा नस्लें पाई जाती हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। ठीक है, केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, भोपाल में है। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। कपास कहाँ है, नागपुर में। ठीक है, उपोष्ण बागवानी कहाँ है, लखनऊ में है। आलू का शिमला में है। ठीक है, आलू कहाँ रखा जाएगा, ठंडे में। ठंडा कहाँ है, शिमला में होता है। आलू कहाँ रखा जाता है, ठंडे कोल्ड में तो रखा जाता है आलू।
कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है। तो आगे क्या है, चावल, चावल क्या है, कटक में है। केंद्रीय भीड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अविका नगर में है, ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजा मुंदरी में है। तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, बेंगलुरु में। मैंने आपको बताया था बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। इस राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई, 1984 में। डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1965 में। मुख्यालय कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। दलहन दलहन का मुख्य दलहन कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है। दलहन कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ऐसे याद रख सकते हैं। गन्ने कहाँ है, लखनऊ में है। लखनऊ में और किसका है, आप बताओ। लखनऊ में और किसका बताया था मैंने, लखनऊ में उपोष्ण बागवानी का लखनऊ में है, ठीक है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में है। गो पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मेरठ में है। कृषि वनिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में है। आगे पढ़ेंगे विभिन्न योजना जो कृषि संबंधित हैं इस समय जो चल रही हैं वर्तमान में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। मानसून पर खेती निर्भरता कम करने से सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए सरकार ने हर खेत को पानी एवं प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को इस योजना को स्वीकृति प्रदान की। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। योजना मुख्य उद्देश्य खेतों को जल पहुंचाना है, ठीक है। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना है। सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन करना है। जलाशय पुनर्भरण, सतत जल संचयन प्रणाली प्रचलनों के साथ साथ भूमि जल सृजन, आधुनिक सिंचाई प्रणाली को लागू करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पढ़ लेते हैं। इसकी योजना 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय कीटों रोगों के कारण फसल हानि की स्थिति में किसानों को बीमा सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। फसल बीमा आप समझ गए होंगे, बीमा से अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये किससे संबंधित है। जब भी कीटों या रोगों से या किसी प्राकृतिक आपदा से कोई हानि होगी फसल की तो उसका बीमा है, ठीक है। आप इस तरीके से एक लैंग्वेज में समझ सकते हैं। आगे है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, काफ़ी फेमस योजना है, केंद्र सरकार की है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका संचालन 1 दिसंबर 2018 को किया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आय सहायता प्रदान की जाती है। इसको 6,000 रुपये को 2,000 रुपये की किस्तों के रूप में वितरित किया जाता है प्रत्येक फसल पे। प्रत्येक फसल कैसे, रबी पे, ठीक है, खरीफ जायद पे और खरीफ पे। अभी आपको पता होगा रबी में क्या होता है, गेहूं वगैरह की फसलें आ जाती हैं। जायद में ककड़ी, खीरा, ये फसलें आती हैं। और खरीफ में बाजरा वगैरह आता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये कब कटते हैं कब बोए जाते हैं, इनको आप ध्यान रखें। आगे क्या है, आगे है फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। आगे पढ़ते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। स्वैच्छिक अंशधन आधारित पेंशन योजना है। किसानों को पेंशन निधि में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की मासिक योगदान करना होता है। और योजना की परिपक्वता पर आवेदन द्वारा 60 वर्ष की आय प्राप्त कर लेने पर किसान को 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करता है, ठीक है। ये किसान की पेंशन निधि की संबंधित योजना है। आगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। उद्देश्य बागवानी उत्पादन में वृद्धि, बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से लगातार क्रियान्वित किया जा रहा है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको समझ लेते हैं। इसकी घोषणा 2018 में की गई थी, केंद्रीय बजट में की गई थी, ठीक है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, ठीक है। आगे है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। थोड़ा सा यही लास्ट बचा हुआ है, यही लास्ट है, एक लास्ट पेज और बचा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को समझ लेते हैं। किसानों की भाग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 1998 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में फसल में उत्पादन के दौरान होने वाले व्यय, उत्पादन विपणन ऋण
और किसान परिवारों की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं किसान परिसंपत्ति कृषि से संबंधित गतिविधियों के अनुसंधान के लिए कार्यशील पूंजी कृषि संबंधित क्षेत्रों में निवेश के लिए ऋण की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत अक्टूबर 2007 में की गई है। प्रारंभ में यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 2011-12 चावल का वार्षिक उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 8 मिलियन टन, दालों का उत्पादन 2 मिलियन टन की वृद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, आगे क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, ये 2 अक्टूबर 1958 को शुरू किया गया। कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से नाफेड की स्थापना की गई। नाफेड को ध्यान रखें, ये नाफेड काफ़ी इंपोर्टेंट टर्म है, नाफेड। ठीक है, आगे केंद्रीय भंडार निगम केंद्रीय भंडार निगम की स्थापना वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करना था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूरा करने के लिए की गई। कृषि लागत मूल्य आयोग कृषि लागत मूल्य आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। ठीक है, आगे वह 23 कृषि उत्पादों, 7 अनाज, 5 दालों, 7 तिलहन, 4 नगदी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। ये बात ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषि लागत मूल्य आयोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। किसान प्रथम पहल, यह भारतीय अनुसंधान परिषद ICAR की पहल है। इसमें किसानों, खेतों, नवाचारों, संसाधनों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया। ठीक है, इसके बाद है मेघदूत ऐप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका विकास भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। विविध, अब इसकी ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, इसकी थोड़ी विविध देख लेते हैं। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। गन्ना उत्पादन भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। ठीक है, कपास उत्पादन भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। ठीक है, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पहला है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक नियोजित जनसंख्या 59.3% में है। गुरुदेव सिंह खुश को घातीय जनसंख्या वृद्धि के समय चावल की वैश्विक आपूर्ति बढ़ाने और सुधारने में उनकी उपलब्धता के लिए 1996 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। रफ़ी अहमद किदवई कृषि विश्व महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र सीहोर में देश का पहला चना बैंक स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का पहला चना बैंक कहाँ स्थापित किया गया, ये इंपोर्टेंट हो सकता है। भारत का पहला चना बैंक कहाँ स्थापित किया गया, ये रफ़ी अहमद किदवई कृषि महाविद्यालय में स्थापित किया गया। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। ठीक है, चाय अनुसंधान संघ द्वारा प्रबंधित भारत का सबसे बड़ा चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहाट में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया? जोरहाट में स्थापित किया गया। ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। ठीक है, इसकी PDF आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, उसी टेलीग्राम के लिंक में आपको उस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम पर ही आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, और इसके जो MCQ हैं वो एक और थ्योरी वीडियो नहीं, थ्योरी नहीं रखते, सीधा इसके पहले MCQ लाते हैं। ठीक है, और मैं इसको एक काम करता हूँ, इसमें टेलीग्राम का लिंक कल ऐड करवा देता हूँ। कल यानी कि 1 मई 2026 को इसमें टेलीग्राम का लिंक ऐड करवा दूंगा। ठीक है,
उसी टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप 1 मई के बाद देख रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और टेलीग्राम पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ जब आप इसी पीडीएफ को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद ही इस क्लास की जैसी आप पीडीएफ आ जाएगी, कल आप पीडीएफ देख लें 1 मई को, और कल शाम को इसकी एमसीक्यू की वीडियो परसों सुबह आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो क्लास को ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।